एमए फाइनल के फर्स्ट पेपर के लिए राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजपूत युग 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई तथा उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ जो आपस में वैमनस्य के साथ में लड़ते रहते थे। इस युग में भारत में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ जिनमें चौहान, चंदेल, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, पाल, सेन वंश आदि प्रमुख थे। इस प्रकार इस युग में भारत में जिन नए राजवंशों का उदय हुआ ये राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। वस्तुतः भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है जो उस युग की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए थे। अतः 7वीं शताब्दी के मध्य में 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक 12वीं सदी तक राजपूत कौन थे? राजपूत कौन थे? राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में मिलता है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आगमन से होने लगा। इस संबंध में गहलोत ने लिखा है कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। बाद में इनका बल टूट गया और ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत नरेश हो गए। मुसलमानों के इस समय में ही धीरे धीरे इन शासक राजाओं की जाति के लिए राजपूत अथवा रजपूत शब्द काम में आने लगा। उच्चारण की सुविधा के कारण मुसलमानों ने इन सत्ताहीन क्षत्रियों को राजपूत कहना शुरू किया। ओझा जी ने लिखा है कि मुसलमानों के राजत्व काल में क्षत्रियों के राज्य क्रमशः अस्त हो गए और जो बचे उसको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अतः वे स्वतंत्र राजा न रहकर सामंत के रूप में आ गए। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए राजपूत नाम का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों में वर्णित राजपुत्र मुसलमानों के समय अपना राज्य खोकर राजपूत बन गए। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? कैसे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे जैसे इन राजपूत आदिवासियों की राजनीतिक प्राधान्यता स्वीकृत होती गई वैसे वैसे धर्माधिकारियों, विद्वानों और भाटों ने इनके वंश की पवित्रता स्थापित करने के लिए इनका उद्भव हिंदू देवताओं सूर्य, चंद्र तथा अग्नि से जोड़ दिया। ऐसा करने का सीधा अभिप्राय था कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रिय है तथा उनका संबंध देवताओं से है। लेकिन कई विदेशी तथा भारतीय विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। उनकी मान्यता है कि राजपूत जाति प्राचीन क्षत्रिय नहीं परंतु उत्तर पश्चिम से आने वाली सिथियन, शक, यूची आदि की संतान है। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित तीसरी धारा इन विद्वानों की है जो इन दोनों मतों के मध्य मार्ग को अपनाते हैं। उनके अनुसार राजपूतों में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित था परंतु क्षत्रिय जाति के एक इक्ष्वाकु ही नहीं वरन कुषाण, शक आदि अनार्य जातियां भी सम्मिलित थी। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। राजपूत स्वयं को वैदिक कार्यों से संबंधित सूर्य तथा चंद्रवंशी बताते हैं। इस मत के आधार पर राजपूतों को सभी शाखाओं में किसी ने किसी प्रकार का अपना संबंध इन वंशों से स्थापित कर लिया। प्रतिहार राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। इसी प्रकार हम्बीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विचारों में भिन्नता होने के कारण इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग में जो अलग अलग इसके जो भाग बांटे गए हैं उसमें अग्निवंशी सिद्धांत, दूसरा है सूर्यवंशी सिद्धांत, तीसरा है गुर्जर और ब्राह्मणवंशी सिद्धांत, चौथा है वैदिक क्षत्रियों की संतान का सिद्धांत और छठा है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निवंशी सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध क्षत्रियों से हुई है, अर्थात राजपूत जाति प्राचीन क्षत्रिय जाति है। इस मत का प्रतिपादन चंद्रवरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में किया।
उनके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से, अग्निकुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था कि राक्षस ऋषियों के यज्ञ को हाड़, मांस, निष्ठा, मूत्रादि से अपवित्र करते थे। अतः उनका विनाश करने के लिए ऋषि के अग्निकुंड से इन राजपूतों की उत्पत्ति की गई थी, जिसके पीछे सुरक्षा का दृष्टिकोण था। अग्निवशीय सिद्धांत का प्रसार 13वीं से 18वीं शताब्दी तक इस कथानक का प्रचार भाटों के द्वारा खूब होता रहा। नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ाया। अग्निवंशी सिद्धांत का विश्लेषण। कर्नल टोड ने इस मत को अपने मत विदेश वंशी सिद्धांत की पुष्टि में मान्यता दी है। क्रुक ने अग्निवंशी कथानक को इसका विदेशियों से शुद्ध करने का आयोजन बताते हुए इसकी प्रामाणिकता पर बल दिया है। वहीं गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदायी वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उद्भव से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेश सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों ने, राजपूतों ने, आपको शत्रुओं से मुकाबला करने को सजग कर दिया। यदि चंद्रवरदायी वास्तव में इन वंशों को अग्निवंशी मानता होता तो वह अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यादव नहीं लिखता। इसके लिए विपक्ष में भी कई तर्क दिए जाते हैं। दशरथ शर्मा का मत है कि ये भाटों की कल्पना है। वहीं जगदीश सिंह गहलोत का मानना है कि सब पृथ्वीराज रासों के रचयिता के दिमाग की उपज है। वहीं ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि पृथ्वीराज रासों में बहुत सी कल्पित कहानियां हैं। इस प्रकार अनेक इतिहासकारों ने इस मत को काल्पनिक बताते हुए इसकी सत्यता में संदेह व्यक्त किया है। सूर्य और चंद्रवंशी सिद्धांत। डॉक्टर ओझा ने राजपूतों को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी बताया है। विभिन्न शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों का प्रमाण देते हुए उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि राजपूत क्षत्रियों के ही वंशधर हैं, और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रमाण शून्य। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। चंदेल अपने आप को चंद्रमा की संतान मानते हैं। सूर्य चंद्रवंशी मत का विश्लेषण। इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार करना आपत्तिजनक है, क्योंकि राजपूतों को सूर्यवंशी बताते हुए उनके वंश क्रम को इक्ष्वाकु से जोड़ दिया गया, जो प्रथम सूर्यवंशी राजा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि सूर्य और चंद्रवंशी शासकों के समर्थन में भाटों ने तो राजपूतों का संबंध इंद्र, पद्मनाभ, विष्णु आदि से बताते हुए एक काल्पनिक वंश क्रम प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि जो लेखक राजपूतों को चंद्रवंशी या सूर्यवंशी मानते हैं, वे भी इनकी उत्पत्ति के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार करना तर्क संगत नहीं है। सूर्य चंद्रवंशी मत की पुष्टि करते हुए श्री गहलोत ने लिखा है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, उग्र क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों की ही संतान है। ये न तो विदेशी ही हैं और न ही विधर्मियों के वंशज हैं, जैसा कि कुछ यूरोपियन लेखकों ने अनुमान किया है। इस प्रकार इस मत की प्रामाणिकता में अनेक इतिहासकारों का विश्वास है, परंतु फिर भी आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, इस कथन की सत्यता को स्वीकार करना कठिन जान पड़ता है। विदेशी वंश का मत। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने राजपूतों के शक और सिथियन बताया है। डॉक्टर स्मिथ ने इस विदेशी होने के मत को स्वीकार किया है और बताया है कि शक और यूची की भांति गुर्जर और हूण जातियां भी शीघ्र ही हिंदू धर्म में मिलकर हिंदू बन गई। वे लिखते हैं कि परिहार और उत्तर के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूत वंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले, जो ईसा की 5वीं या 6वीं सदी में भारतवर्ष आए थे। उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और इन्हीं के चंदेल, राठौड़, गढ़वाल आदि प्रसिद्ध राजपूत वंश निकले और उन्होंने अपनी उत्पत्ति को प्रतिष्ठित बनाया। विदेशी सिद्धांत की आलोचना करते हुए ओझा लिखते हैं कि शक, कुषाण व हूणों के जिन जिन रस्मों, रिवाजों, परंपराओं का उल्लेख कर्नल टोड ने साम्यता बताने के लिए किया है, वे भारतवर्ष के अतीत काल में ही प्रचलित थी। अतः उनको इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। उन्होंने उनके प्रमाणों का उल्लेख करते हुए यह सिद्ध किया है कि नंदवंश के पहले और बाद में भी क्षत्रिय विद्यमान थे।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक व कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ की पहले से होता चला आ रहा था, जैसा कि महाकाव्यों में भी इसके अनेक साक्ष्य मिलते हैं। अगला है गुर्जर वंश का मत। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर वंशी बताते हुए इस मत को पुष्ट किया। उनकी मान्यता है कि गुर्जर जाति भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई थी और उसका श्वेत हूणों के साथ निकट संबंध था। ये दोनों विदेशी जातियां थी, क्योंकि पुराणों में गुर्जर और हूणों को विदेशी जातियां बताया गया है। इस संदर्भ में वे आगे स्पष्ट करते हैं कि अग्निवंशी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजो अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। राष्ट्रकूट और अरब यात्री भी प्रतिहारों को गुर्जर ही बताते चले आए हैं। वेद महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि प्रतिहारों में जो गुर्जर कहा गया है वह जाति की संज्ञा से नहीं, वरन उनका देश विदेश गुजरात पर अधिकार होने के कारण कहा गया है। राष्ट्रकूटों ने तथा अरब जातियों में भी इन्हें भूमि विदेश से संबंधित होने के कारण गुर्जर कहा गया है। ऐसी स्थिति में गुर्जर वंशीय नहीं ठहराया जा सकता। श्री वेद के अनुसार कन्नौज के प्रतिहारों ने स्वयं को कभी गुर्जर नहीं कहा था। उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को सूर्यवंशी कहा है। इसके अतिरिक्त मानवीय शास्त्र का ज्ञान ये बतलाता है कि गुर्जर विदेशियों के संतान नहीं थे, वे विशुद्ध आर्य थे। ब्राह्मण वंशीय मत। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित दूसरा मत ये प्रतिपादित किया है कि कुछ राजपूत वंश धार्मिक वर्ग से भी संबंधित थे जो विदेशी थे। इस मत की पुष्टि हेतु उन्होंने बिजोलिया शिलालेख को प्रस्तुत किया, जिसमें वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होने का एक अकाट्य प्रमाण है। कायम खां रासों में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स से बताई गई है। गोपीनाथ शर्मा ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि मेरी कुंभलगढ़ प्रशस्ति द्वितीय पट्टिका की खोज और उनके पद्मांशों का संपादन मुझे इस निर्णय पर पहुंचाते हैं कि बापा रावल जो गुहिल वंशी थे, आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से थे और जिन्होंने नागदा में जाकर हारित ऋषि की अनुकंपा से शासन की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। बापा के पीछे भर्तृभट्ट को भी 400 अभिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय तथा द्विज इसलिए कहा गया है कि उसे ब्राह्मण संज्ञा से क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त विप्र शब्द का उपयोग पुराने लेखों में जो इन राजपूत वंशों के लिए किया गया है उनका ब्राह्मण होना सिद्ध करता है। अगला मत है मिश्रित उत्पत्ति। कुछ विद्वानों के मतानुसार राजपूत व पूर्णतया भारतीय थे और नहीं पूर्ण रूप से विदेशी। कुछ राजपूत क्षत्रियों की संतान है और कुछ विदेशियों से। शक, हूण, कुषाण आदि अनेक विदेशी जातियों ने भारत में अपने राज्यों की स्थापना को की तथा उन्होंने अपने संबंध प्राचीन क्षत्रियों से स्थापित कर लिए। धीरे धीरे इनमें वैवाहिक संबंध भी होने लगे और फिर भारत में समस्त राजपूत एक जाति के सूत्र में बंध गए। ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी जातियां जो भारत में आकर बसी, उन्होंने सामाजिक वर्गों को पुनर्व्यवस्थित किया और राजनीतिक शक्ति उन्हीं के पास होने के कारण उनके ब्राह्मण सलाहकारों द्वारा उन्हें प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ा गया। परंतु अनेक इतिहासकार इस कथन को स्वीकार नहीं करते। वैदिक क्षत्रियों की संतान। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एवं वैद्य महोदय ने राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान स्वीकार किया है। उनके कथनानुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र पूजा किया करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। इसके अलावा राजपूत वैदिक क्षत्रियों की भांति युद्ध प्रेमी और युद्ध में नैतिक आचरणों का पालन करने वाले रहे हैं। प्रतिहार अपने ही सूर्यवंशी तथा चंदेल अपने को चंद्रमा की संतान मानते हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यपुत्र बताया गया है। रामायण तथा महाभारत में भी क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण के नियम बताए गए हैं उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से हुए युद्धों में भी किया था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत सर्वसम्मत नहीं। वैद्य महोदय अग्निकुंड की कथा को कल्पना मात्र मानते हैं। मनुस्मृतियों में प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय माना गया है। इसी आधार पर राजपूतों की प्राचीन आर्य क्षत्रिय थे। डॉक्टर ओझा व दशरथ शर्मा ने भी राजपूतों की आर्य क्षत्रियों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। विदेशी इतिहासकारों तथा राजपूतों को विदेशियों की संतान स्वीकार करना युक्ति संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त राजपूतों ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपूर्व वीरता प्रदर्शित की थी।
विदेशियों की संतानें कभी भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी वीरता नहीं दिखा सकती थी। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा था। और ये वर्ण व्यवस्था का जो व्यतिक्रम था कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे वह जन्मना होकर के जाति व्यवस्था के अंदर परिवर्तित होती चली गई। उसी का एक परिणाम जो है वो हमें राजपूतों के इस उत्पत्ति को लेकर के उस परिप्रेक्ष्य में हमें उसे देखा जाना चाहिए।